आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 8 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल के खिलाफ खोला मोर्चा। नेतन्याहू के गजा कब्जाने के प्लान की हुई मुखालफत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शदीद तनकीद के बाद नेतन्याहू का गजा मंसूबे का दिफा। गजा में इसराइली हमले में अल जजीरा के 5 सहाफ़ी हलाक। सीरिया की तामीर नौ की हिमायत के लिए जॉर्डन, सीरिया और अमरीका का इजलास। इजरायली आबादकारों ने मगरबी किनारे से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की मुहिम की तेज। 8 यूरोपीय ममालिक ने इतवार के रोज इजरायली हुकूमत के गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और किसी भी किस्म की आबादी से मुताल्लिक तब्दीली को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उधर जर्मनी के चांसलर मैरिटेज ने कहा है कि इजराइल की जानिब से गजा पट्टी में फौजी कार्रवाई के दायरे को बढ़ाने के मंसूबे के जवाब में जर्मनी ने असलहे की बरामदाद महदूद करने का फैसला किया है। एक मुश्तरका बयान में आइसलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो इजरायली हुकूमत के हालिया ऐलान की शदीद मजम्मत करते हैं, जिसमें कब्जे और फौजी कार्रवाइयों को तेज करने का मंसूबा शामिल है। खास तौर पर गजा सिटी में बयान में कहा गया कि ये फैसला सिर्फ इंसानी बहरान को मजीद गहरा करेगा और बाकी मानदा यरगमालियों की जानों को मजीद खतरे में डालेगा। इजराइल की सिक्योरिटी काबीना ने जुमे की सुबह वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के इस मुतनाज़ा कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसकी बड़े पैमाने पर मुखालफत की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा ने निशानदेही की है कि ये कब्जा अमवात की नाकाबिले कबूल बुलंद शरह और तकरीबन 10 लाख फ़िलिस्तीनी शहरियों की जबरी बेदखली का बाइस बनेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, हम मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाके में किसी भी तब्दीली को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं। मजीद कहा गया कि इस हवाले से किए जाने वाले इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि फौजी कार्रवाइयों में शिद्दत और गजा सिटी पर कब्जा 2 रियासती हल के निफाज के लिए एक संगीन रुकावट की नुमाइंदगी करता है। उधर इस सिलसिले में जर्मनी का रद्द अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे तनाज़े में हथियार फराहम नहीं कर सकते जो अब मुकम्मल तौर पर फौजी ज़राए से चलाया जा रहा है। हम सियासी तौर पर मदद करना चाहते हैं और हम ऐसा कर भी रहे हैं। गजा में बिगड़ते हुए इंसानी बहरान और इसराइल के साहिली पट्टी पर फौजी कंट्रोल को बढ़ाने के मंसूबे ने जर्मनी को ये तारीखी तौर पर हसास कदम उठाने पर मजबूर किया है। चांसलर ने इंटरव्यू में कहा कि गजा में इजरायली फौजी कार्यवाही के दायरे में तोसी लाखों शहरियों की जान ले सकती है और इसके लिए पूरे गजा शहर को खाली कराना पड़ेगा। उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये लोग कहाँ जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बावजूद जर्मनी की इजराइल पॉलिसी के उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। जर्मनी 80 साल से इजराइल के शाना बशाना खड़ा है। अमेरिका के बाद जर्मनी इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा असलह फराहम करने वाला मुल्क है और तवील अरसे से इसका मजबूत तरीन हामी रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीरों ने इजराइल के गजा पट्टी पर कब्जा करने के मंसूबों की मजम्मत की है, जबकि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसरार किया है कि इस जंग को खत्म करने का बेहतरीन तरीका यही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसके बारे में नेतन्याहू का कहना था कि इसका मकसद झूठ को तोड़ना है। इजरायली रहनुमा ने कहा कि फौजी कार्यवाही काफी तेजी से आगे बढ़ेगी और गजा को हमास से आजाद कराएगी। उन्होंने दावा किया कि गजा में मौजूद इजरायली यरगमाली वाहिद लोग हैं जिन्हें जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है और ये भी कहा कि इजराइल गजा के अवाम को भूखा नहीं रख रहा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक हंगामी इजलास में इजराइल को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। ब्रिटेनिया, फ्रांस और दूसरे ममालिक ने खबरदार किया कि ये मंसूबा बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का खतरा रखता है। डेनमार्क, यूनान और स्लोवेनिया ने भी इस मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि ये यरगमालियों की वापसी को यकीनी नहीं बनाएगा बल्कि उनकी जान को मजीद खतरे में डालेगा। काउंसिल के दूसरे अरकान ने भी इस तरह की तशवीश जाहिर की है कि चीन ने कहा है कि गजा के अवाम को इज्तिमाई सजा देना काबिल कबूल नहीं है, जबकि रूस ने जारहाना लड़ाई में लापरवाह इजाफे से खबरदार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मिरोस्लाव ज़ेंचा ने इजलास को बताया कि अगर ये मंसूबे नाफिज हुए तो मुमकिना तौर पर गजा में एक और तबाही आएगी
जो दुनिया भर में गूंजेगी और मजीद जबरी नकल मकानी, हलाकतों और तबाही का बाइस बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के दफ्तर से रमेश राज सिंघम ने कहा कि गजा में भूख का बहरान अब महज खतरा नहीं है बल्कि ये सरासर कहत है। लेकिन अमेरिका ने इजराइल का दिफा किया। अमेरिकी सफीर डोरोथी शिया ने इजलास को बताया कि अमेरिका यरगमालियों की रिहाई और जंग खत्म करने के लिए दिन रात काम कर रहा है और इस इजलास ने उन कोशिशों को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि जंग आज ही खत्म हो सकती है अगर हमास यरगमालियों को रिहा कर दे और दूसरे अरकान पर इल्ज़ाम लगाया कि इस इजलास को इजराइल पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके बकौल वाज़े तौर पर गलत है। इतवार की शाम बाद में नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के मंसूबों पर बात की है। हजारों माहिरीन इजराइल भर में सड़कों पर निकल आए हैं ताकि हुकूमत के इस मंसूबे की मुखालफत कर सकें, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इससे यरगमालियों की जान खतरे में पड़ सकती है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को हिदायत दी गई है कि वो गजा सिटी में हमास के बाकी 2 मजबूत गढ़ और वस्ती इलाके अल मवासी को खत्म करें। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास ने इमदादी ट्रकों को जबरदस्ती लूटा है और जब उनसे पूछा गया कि GHF मराकज़ पर मारे जाने वाले फिलिस्तीनियों के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर फायरिंग हमास की जानिब से की गई थी। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक गजा सिटी के आशिफा अस्पताल के करीब इजरायली हवाई हमले में उनके 5 सहाफ़ी मारे गए हैं। रविवार को हुए इस निशान ज़दा कत्ल को अल जज़ीरा ने अपने बयान में सहाफ़ती आज़ादी पर एक खुला और सोचा समझा हमला करार दिया है। नामा निगार अनस अल शरीफ और मोहम्मद करीक के साथ साथ कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर, मोहम्मद नोफेल और मोहम्मद अमन अलवे अस्पताल के मेन दरवाजे पर सहाफ़ियों के लिए लगे एक तम्बू में मौजूद थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। रविवार को हुए इस टारगेट एसेसिनेशन यानी निशान ज़दा कत्ल को अल जज़ीरा ने अपने बयान में सहाफ़ी आज़ादी पर खुला और सोचा समझा हमला करार दिया है। हमले के कुछ देर बाद इजरायली फौज ने तस्दीक की कि उसने अनस अल शरीफ को निशाना बनाया था और टेलीग्राम पर लिखा कि वो हमास में एक दहशतगर्द सेल का सरगना था। फौज ने दूसरे मारे गए सहाफ़ियों का कोई जिक्र नहीं किया। अल जज़ीरा के मुताबिक इस हमले में कुल 7 लोग मारे गए। अल जज़ीरा के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद मवाद ने BBC को बताया कि अल शरीफ एक तस्लीम शुदा सहाफ़ी था जो दुनिया के लिए गजा की सूरत हाल जानने की वाहिद आवाज़ था। जंग के दौरान इजराइल ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में आज़ादाना रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं दी, इसलिए बेशतर आलमी मीडिया तंजीमें मकामी रिपोर्टरों पर इन्हिसार करते हैं। मोहम्मद मवाद ने कहा कि उन्हें अपने तंबू में निशाना बनाया गया, वो महाज जंग पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, हकीकत यह है कि इजरायली हुकूमत किसी भी चैनल को गजा के अंदर से रिपोर्टिंग को खामोश कर देना चाहती है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने इससे पहले तारीख में कभी नहीं देखा। 28 साला अनस अल शरीफ अपनी मौत से एक लम्हा पहले तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रहे थे और गजा सिटी में इजरायली बमबारी की शिद्दत के बारे में खबरदार कर रहे थे। उनकी मौत के बाद जो पोस्ट सामने आई, इस हमले के बाद के मंजर की 2 खौफनाक वीडियोस जिनकी BBC ने तस्दीक की, जिनमें मर्द हजरात को हलाक शुदगान की लाशें उठाए देखा जा सकता है। अपने बयान में इजरायली फौज ने इल्ज़ाम लगाया कि अल शरीफ इजरायली शहरियों और फौजियों पर रॉकेट हमले करने में मुलव्विस था। फौज ने कहा कि उसके पास पहले से ही एंटी इंटेलिजेंस मौजूद थी जो उसके अस्करी ताल्लुकात की तस्दीक करती है, जिसमें दहशतगर्दी के तरबियती कोर्स की फहरिस्त भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि ये एक पैटर्न है जो हमने इजराइल से देखा है, न सिर्फ मौजूद जंग में बल्कि गुज़िश्ता कई दशकों में, कि आम तौर पर एक सहाफ़ी इजरायली फौज के हाथों मारा जाता है और बाद में इजराइल दावा करता है कि वो दहशतगर्द था, लेकिन इन इल्जामात के सबूत फराहम नहीं किए जाते। जॉर्डन सीरिया और अमेरिका के साथ सीरिया की तामीर नौ पर बातचीत के लिए एक इजलास की मेज़बानी करेगा। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई है जब आलमी बैंक ने बिजली के शोबे की बहाली और तरक्की के लिए 14 करोड़ 60 लाख डॉलर की मंजूरी दी है। जॉर्डन के वजारत खारजा ने इतवार को ऐलान किया है कि जॉर्डन 12 अगस्त को अमेरिका और सीरिया के साथ एक सह-फरीकी इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें सीरिया की तामीर नौ में मदद के तरीक़ों पर बातचीत होगी। दमिश्क की नुमाइंदगी अबूरी वज़ीर खारजा
اسد الشبانی کریں گے، جبکہ امریکہ کی نمائندگی ایلچی تھامس براک کریں گے۔ عالمی بینک نے سیریا کے لیے 14 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی منظوری دے دی ہے۔ عالمی بینک نے 25 جون کو ایک بیان میں تصدیق کیا تھا کہ اس نے شام کو 14 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی مدد کی منظوری دے دی ہے تاکہ قابل بھروسہ اور سستی بجلی کی فراہمی کو بحال کیا جا سکے اور ملک کی معیشی بحالی میں بھی مدد مل سکے۔ عالمی بینک کے مشرق وسطی کے علاقائی ڈائریکٹر جان کرسٹوف نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ سیریا کی بحالی اور ترقی کے راستے میں عالمی بینک کی حمایت میں اضافے کے منصوبے کا پہلا قدم ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ سیریا کی فوری تعمیر نو کی ضرورتوں میں بجلی کے شعبے کی بحالی ایک اہم سرمایہ کاری ہے جو سیریا کی عوام کی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے جولائی میں سیریا میں 6.4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے کا اعلان کیا، جو کہ صدر احمد الشرا کی زیر قیادت عبوری حکومت کے ساتھ مملکت کی بڑھتی ہوئی شمولیت کا اشارہ ہے۔ یہ اقدام سیریا میں 14 سالہ تباہ کن جنگ کے بعد تعمیر نو کی حمایت کے وسیع تر اقدامات کا حصہ ہے۔ یہ معاہدے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح نے دمشق میں ایک فورم کے دوران اعلان کیے۔ یہ صدر الشرا کے لیے ایک اہم معاشی سہارا ہے جو ملک کے جنوبی مشرقی علاقے میں حالیہ فرقہ وارانہ جھڑپوں سمیت جاری چیلنجز کے دوران اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الفالی نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے معاہدوں میں 2.93 ارب ڈالر جائیداد اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے لیے اور تقریباً 1.07 ارب ڈالر ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے مختص ہیں۔ ان سرمایہ کاری منصوبوں میں شامل بڑی سعودی کمپنیوں میں ٹیلی کمیونیکیشن فراہم کرنے والے سعودی ٹیلی کام کمپنی اور گو ٹیلی کام، ڈیجیٹل سیکیورٹی فرم، سائبر سیکیورٹی کمپنی سائفر اور ایجوکیشن ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی کلاسراس شامل ہیں۔ سعودی وزیر نے مزید اعلان کیا ہے کہ کانفرنس کے دوران 47 معاہدوں پر دستخط ہوں گے جس میں 100 سے زیادہ کمپنیوں کی شمولیت ہوگی۔ سمکا ایک یہودی آباد کار گروپ کے رہنما ہے جو مغربی کنارے کے جنوبی حصے ہیبرون کے قریب کے ایک بڑے رقبے کو آہستہ آہستہ تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ علاقہ جو 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ میں اسرائیل نے قبضے میں لیا تھا، اس حصے پر کشمکش بنی ہوئی ہے۔ دریائے اردن سے بحر روم تک کی زمین پر عربوں اور یہودیوں کے درمیان قبضے کی کشمکش ایک صدی سے زیادہ پہلے شروع ہوئی، جب یورپ سے آنے والے صہیونیوں نے فلسطین میں بستیاں قائم کرنے کے لیے زمین خریدنا شروع کیا۔ اس تاریخ کو اہم موڑ میں بدلتے رہے ہیں۔ تازہ ترین موڑ 7 اکتوبر 2023 کے ہلاکت خیز حملوں اور اسرائیل کے تباہ کن رد عمل کے بعد آیا ہے۔ گزشتہ 22 ماہ کی جنگ کے نتیجے اور نہ جانے مزید کتنے ماہ باقی ہیں جب تک فائر بندی نہ ہو، سالوں اور نسلوں تک پھیل سکتے ہیں، بالکل 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ کی طرح، جب اسرائیل نے مصر سے غزہ اور اردن سے مشرقی یروشلم اور مغربی کنارہ چھین لیا تھا۔ غزہ کی جنگ میں تباہی اور قتل و غارت کے پیمانے نے مغربی کنارے کی صورتحال کو اس پس منظر میں ڈھکیل دیا ہے، حالانکہ وہاں بھی تناؤ اور تشدد بھڑک رہا ہے۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر اسرائیلی دباؤ نمایاں طور پر بڑھا ہے، جسے اسرائیل جائز سیکیورٹی اقدامات قرار دیتا ہے۔ وزراء کے بیانوں، مقامی اثر و رسوخ رکھنے والے رہنماؤں جیسے سمکھا اور زمینی گواہوں کے مطابق یہ دباؤ ایک بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے جس کا مقصد مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کو تیز کرنا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے باقی ماندہ امکانات کو ختم کرنا ہے۔ فلسطینیوں اور انسانی حقوق کے گروپوں کا الزام ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز بطور قابض طاقت اپنے قانونی فرض یعنی فلسطینیوں اور اپنے شہریوں دونوں کی حفاظت میں ناکام ہیں۔ نہ صرف وہ آباد کاروں کے حملوں کو نظر انداز کرتے ہیں بلکہ کچھ وقت خود بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مغربی کنارے میں انتہا پسند یہودی آباد کاروں کا تشدد نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے اوچا کے مطابق
روزانہ औसतन 4 आबादकार हमले होते हैं। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने एक मशवरती राय में कहा है कि 1967 में कब्जा किए गए तमाम फ़िलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली कब्जा गैर कानूनी है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मज़ीद जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तहज़ीब टीवी ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।